Hello students, very warm greetings of the day. Today we are going to discuss the remaining part of electronegativity, that is applications of electronegativity. Electronegativity की वैल्यू हमें क्या कुछ बता सकती है in chemistry? In today's lecture, this is the point of discussion. तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं application of electronegativity. First, percentage ionic character in covalent bond. एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बताती है कि कोई भी केमिकल बॉन्ड ना 100% आयोनिक है ना 100% कोवलेंट है. जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें हम आयोनिक करैक्टर निकाल सकते हैं. तो कितना आयोनिक करैक्टर होगा, जैसे देखो ये HCl का बॉन्ड तो कोवलेंट बॉन्ड है और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर डेल पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर डेल नेगेटिव आ जाए. अगर ये 100% आयोनिक होता तो हम इसको ऐसे लिखते जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव NaCl में लिखते हैं. यहाँ के ऊपर चार्ज है प्लस ई की वैल्यू 1.6 × 19 कूलम और यहाँ पे चार्ज है माइनस ई. ये हो गया डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव. तो दो चार्ज हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस आर. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पोल है तो ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया, यानी कि ये डाइपोल बोला जाता है. Equal and opposite charges separated by small distance r is known as dipole. इस सिस्टम को हम डाइपोल बोलते हैं. टू इक्वल एंड अपोजिट, ये x कूलम है तो ये माइनस x कूलम है, ये 2 माइक्रो कूलम है तो ये माइनस 2 माइक्रो कूलम है. इक्वल चार्जेस होने चाहिए और अपोजिट नेचर के, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस r. प्लस चार्ज इधर रखा है, इस डॉट के ऊपर माइनस चार्ज रखा है. ये पॉइंट चार्जेस है, पॉइंट पे रखें. तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, Q मल्टीप्लाइड बाई D. इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस का डाइपोल मोमेंट है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या फिर डाइपोल मोमेंट बोलेंगे. आपने मैग्नेटिक मोमेंट भी पढ़ा है, √10n+2 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन n थे, उससे बहुत मैग्नेटोन में आप मैग्नेटिक मोमेंट निकलते थे. ये डाइपोल मोमेंट है. तो डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट, दो पोल है पॉजिटिव नेगेटिव, तो डाइपोल सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. दोनों चार्ज बराबर होने चाहिए. तो कोई भी चार्ज का मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, इसको r की बजाय d बोल दीजिए, तो Q मल्टीप्लाइड बाय d हो गया डाइपोल मोमेंट. पॉजिटिव से नेगेटिव डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो यहां पर जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो ये है. केमिस्ट्री में पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हुए, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ. तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से, उसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेते हैं इन केमिस्ट्री. फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट लेते हैं. दोस्तों डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है तो ये डाइपोल यहाँ पे किस लिए जनरेट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किस लिए आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन में हम लोग डाइपोल देखेंगे. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है. अगर यहाँ पर H बोले, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है ही नहीं, तो हम बोलेंगे ये तो ऑलमोस्ट प्योरली कोवलेंट है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ही नहीं. जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गए, आयन आ गए, तो आयोनिक करैक्टर आ गया. और वो कब आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस में. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कोवलेंट बॉन्ड में आयोनिक करैक्टर आ जाता है. अगर बोले तो ये भी ऑलमोस्ट कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, ऑलमोस्ट प्योर कोवलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं. मैं ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि केमिकल बॉन्ड ना 100% आयोनिक होता है ना 100% कोवलेंट, लेकिन ऑलमोस्ट 100% कोवलेंट हम डेफिनेटली बोल सकते हैं इसको, जो आपको फॉर्मल चार्ज 0 रखते हैं. तो जो डाइपोल मोमेंट का ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे. और डायरेक्शन कैसा पता चलेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव के डायरेक्शन में. और फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन
नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है और केमिस्ट्री में पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। अगर 100% आयोनिक होगा तो हम ऐसे मानेंगे, इसमें +1 और -1 है, तो यहाँ चार्ज क्या है, Q की वैल्यू +E और -E है, और यहाँ चार्ज क्या है, वो डेल है। डेल की वैल्यू <E है। जैसे E की वैल्यू 1.6 × 19 कूलम होती है, डेल पॉजिटिव मतलब पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल मतलब कंप्लीट, तो इसकी वैल्यू E/2 E/3 इस तरह हो सकती है। यस और नो? <E हो गया H पॉजिटिव H नेगेटिव। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा है, कंप्लीट होता तो हम बोलेंगे 100% आयनिक करैक्टर, और इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव पार्शियल है तो हम बोलेंगे पार्शियल आयोनिक करैक्टर है और पार्शियल कोवैलेंट करैक्टर है। परसेंटेज ऑफ आयोनिक करैक्टर प्लस परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट करैक्टर ऑफ ए बॉन्ड इज इक्वल टू 100, यानी कि परसेंटेज आयोनिक करैक्टर 30% है तो परसेंटेज कोवैलेंट करैक्टर अपने आप 70% हो गया किसी बॉन्ड में। तो किसी कोवैलेंट बॉन्ड में आयोनिक करैक्टर कितना होता है वो हम लोग निकाल सकते हैं। परसेंटेज आयोनिक करैक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड, तो परसेंटेज आयोनिक करैक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड is given by 16 multiplied by delta 3.5 multiplied by delta square। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वेयर कोई ए बी बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल ए बी बॉन्ड डेल पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव, तो वेयर डेल्टा इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस साई ए माइनस साई बी का मॉडुलस हो गया डेल्टा। यही स्टीवेंसन शोमेकर फॉर्मूला में था, साई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में होनी चाहिए, दोनों की दोनों पोलिंग स्केल में होनी चाहिए, हमने ए बी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी निकाली थी अगर आपको ध्यान हो। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं हेने एंड स्मिथ इक्वेशन। अगर आपको ध्यान हो तो हमने स्टीवेंसन शोमेकर फॉर्मूला और स्टीवेंसन शोमेकर इक्वेशन देखी थी फॉर बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी कोवैलेंट बॉन्ड, यस और नो? और वो क्या था आपका, बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी बॉन्ड इज इक्वल टू स्टीवेंसन शोमेकर फॉर्मूला कोवैलेंट रेडियस ऑफ ए कोवैलेंट रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू यही थी और पोलिंग स्केल में, लेकिन ये तीनों डिस्टेंस वहां पे एंगस्ट्रॉम में होने चाहिए थे, आप लोग जानते हैं। तो दिस इज द सेम थिंग, ये है आपकी स्टीवेंसन एंड शोमेकर फॉर्मूला, स्टीवेंसन एंड शोमेकर इक्वेशन और फॉर्मूला। ये बॉन्ड लेंथ के लिए है। आपको क्या समझ में आता है, इधर से यहां से क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ेगा तो ये डेल्टा बढ़ेगा तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू बढ़ेगी, तो बॉन्ड लेंथ उतनी ही घटेगी। बॉन्ड लेंथ ए बी डिक्रीजेस, परसेंटेज आयनिक करैक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड इंक्रीजेस, और जितना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव है उतना ही पोलर नेचर है, उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट है, तो एज डेल्टा इंक्रीजेस परसेंटेज आयनिक करैक्टर इंक्रीजेस। यहां से क्या समझ में आता है, यहां से समझ में आता है हमें एज डेल्टा इंक्रीजेस परसेंटेज आयोनिक करैक्टर इंक्रीजेस। किसी बॉन्ड में जितना ज्यादा पोलरिटी है, डाइपोल है, उतना ही ज्यादा उसमें आयनिक करैक्टर है। किसी बॉन्ड में जितना ज्यादा पोलरिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी है। यहां से बॉन्ड लेंथ समझ में आता है और यहां से परसेंटेज आयोनिक करैक्टर समझ में आता है। तो ये परसेंटेज आयोनिक करैक्टर हो गया 16 डेल 3.5 डेल स्क्वायर। तो बच्चों ये डेल्टा की वैल्यू हो गई। यहां पर परसेंटेज आयोनिक करैक्टर, अगर डेल्टा की वैल्यू
2.1 पुट करें तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर 50% आएगा। परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज 50%। इफ डेल्टा इज 2.1, डेल्टा इज 2.1, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन है, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 2.1 है, और इफ डेल्टा की वैल्यू 2.1 से ज्यादा है और डेल्टा की वैल्यू 2.1 से कम है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आप कैलकुलेशन से देख सकते हो, डेल्टा पुट करोगे तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर आ जाएगा। तो इससे आप कंक्लूड निकाल सकते हो, यहां पे हम बोलेंगे बॉन्ड इज, इसमें अगर 2.1 की वैल्यू डेल्टा में पुट करोगे तो यहां पर परसेंटेज आयनिक करेक्टर की वैल्यू 50% आ जाएगी। बॉन्ड इज 50% आयनिक and 50% covalent, bond having 50% ionic character and 50% covalent character। 2.1 से ज्यादा है, जितना ज्यादा डेल्टा उतना ज्यादा आयनिक करेक्टर। तो जब 2.1 से डेल्टा बढ़ जाएगा तो आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा और कोवलेंट करेक्टर कम होगा। तो हम बोलेंगे बॉन्ड इज प्रीडोमिनेंटली आयोनिक, यानी कि आयोनिक करेक्टर ज्यादा है और कोवलेंट करेक्टर कम है। तो आयोनिक करेक्टर अगर 70% हुआ तो कोवलेंट करेक्टर 30% हो जाएगा, लाइक दिस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है, पोलैरिटी कम है, तो हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड इज प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट। प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट मतलब परसेंटेज आयोनिक करेक्टर 50% से कम है, परसेंटेज कोवलेंट करेक्टर 50% से ज्यादा है। तो ये वैल्यू यहां से आप देख सकते हो। और x, ये x ए और x बी किस में पुट करनी है, पोलिंग स्केल में। तब हम ये बोलेंगे परसेंटेज आयनिक करेक्टर, परसेंटेज कोवलेंट करेक्टर, ये है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आपको एक्स ए और एक्स बी दे देंगे पोलिंग स्केल में तो कन्वर्ट, और किसी दूसरे स्केल में देंगे तो पोलिंग स्केल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर यहां पर पुट करोगे। यहां पे एक्स ए एक्स बी किस में है, पक्का पोलिंग स्केल में है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ पोलिंग स्केल के लिए है। हेने एंड स्मिथ फॉर्मूला इज फॉर पोलिंग स्केल। अगर मैं इन मोलिकन स्केल, पोलिंग स्केल, मोलिकन स्केल, ऑलरोड-रोचेव स्केल, ये अलग अलग स्केल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लिखने की। अगर ये वैल्यू 1.7 से बराबर है, 1.7 से ज्यादा है और 1.7 से कम है। अगर मोलिकन स्केल की अगर हम बात करें तो बच्चों 1.7 रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। 1.7 है तो बॉन्ड परसेंटेज आयनिक करेक्टर, परसेंटेज कोवलेंट करेक्टर बराबर बराबर रखेगा 50-50%। अगर ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसमें, मोलिकन स्केल में होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा कोवलेंट से, और 1.7 से कम है तो मोलिकन स्केल में ये 1.7 वैल्यू होती है एंड की आयनिक और कोवलेंट करेक्टर को कंपेयर करने के लिए, और पोलिंग स्केल में होगी तो ये 2.1 वैल्यू होती है परसेंटेज आयनिक करेक्टर एंड परसेंटेज कोवलेंट करेक्टर को कंपेयर करने के लिए। तो दोस्तों जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है उतना ही ज्यादा आयनिक करेक्टर है। अच्छा, परसेंटेज आयनिक करेक्टर का, परसेंटेज आयनिक करेक्टर का एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में कि डाइपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व डिवाइड बाय डाइपोल मोमेंट थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे। ये क्या है,
एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, ये आपका म्यू ऑब्जर्व हम लिख रहे हैं। थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट म्यू थियोरेटिकल बोल रहे हैं हम लोग। थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट है वो इसके हिसाब से है। थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट इज एज पर दिस एंड एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल, तो जो एक्चुअल उसके ऊपर पार्शियल चार्जेस है उसके हिसाब से। तो जब एक्चुअल चार्जेस है तो वो डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव है, उनकी वैल्यू लेस देन ई है, तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा डेल हो गई, डेल्टा बोल रहा हूं। और जब 100% आयोनिक मान लेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, थियोरेटिकल का मतलब है, ध्यान रखें, कंसीडर 100% आयोनिक, यानी कि 100% आयोनिक नहीं है, आप कंसीडर करें कैलकुलेशन के लिए। तो डाइपोल मोमेंट का ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे डेल मल्टीप्लाइड बाई बॉन्ड लेंथ ऑफ एबी बॉन्ड हो गई। ये क्या है, डी, बॉन्ड लेंथ ऑफ एबी बॉन्ड, दिस इज बॉन्ड लेंथ। यहां पर बात करें तो डी इज बॉन्ड लेंथ और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। बॉन्ड लेंथ क्या था, ए बी का, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी न्यूक्लियाई एंड बॉन्ड लेंथ, दोनों चीज का मतलब एक ही था, आप लोग जानते हैं। अगर Q की वैल्यू E ले लें तो E मल्टीप्लाइड बाई डी हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या हो गया आपका, म्यू ऑब्जर्व क्या हो गया, जितना भी डेल है मल्टीप्लाइड बाई डी एंड म्यू थ्योरेटिकल क्या हो गया, पूरा चार्ज 100% आयोनिक मान लें तो E मल्टीप्लाइड बाई डी हो जाएगा। तो ये डेल मल्टीप्लाइड बाई E बाई 100 भी लिख सकते हो। तो डाइपोल मोमेंट का ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में यूज करेंगे, नोट राइट नाउ। तो एज आयनिक करेक्टर इंक्रीजेस, एज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इंक्रीजेस, आयनिक करेक्टर इंक्रीजेस। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दैट इज यूजफुल फॉर अस। दोस्तों फर्स्ट हो गया परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। अगर मैं आपको नेट कंक्लूजन बोलूं तो सिंपल हेने एंड स्मिथ फॉर्मूला ध्यान रखो, 16 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे जो डेल्टा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलिंग स्केल में रखना है, इस चीज का ध्यान रखें। सेकेंड एप्लीकेशन इज, वो आप ऑलरेडी जानते हो, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोई ए बी कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियल चार्जेस हैं, यानी कि पार्शियल आयनिक करेक्टर है, पार्शियल आयन आ गए, पूरा +1 -1 माइनस प्लस ई और माइनस ई नहीं आया ना, प्लस माइनस कंप्लीट नहीं आया, पार्शियल आया तो पार्शियल आयनिक करेक्टर हो जाएगा। तो बच्चों एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसी को हम डेल्टा बोल देते हैं, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। जितनी बाकी सब पैरामीटर सेम है, वही एटम है, बॉन्ड लेंथ जैसे जैसी छोटी होगी तो न्यूक्लियर पास पास आएंगे तो अच्छे बॉन्डेड है तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी,
बाकी सब पैरामीटर सेम होने चाहिए इसमें। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी एंड बॉन्ड एंथैल्पी भी बढ़ेगी। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बढ़ेगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी लगेगी, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोल दो, एग्जैक्टली बोलो तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। टू बी वेरी क्लियर, ये चीज बहुत क्लियर है, यस और नो। जैसे ये बढ़ेगा तो पोलर नेचर भी बढ़ेगा, पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस, और पोलर नेचर इंक्रीज होना मतलब परसेंटेज आयनिक करैक्टर इंक्रीज होना, वो हम पहले देख चुके हैं। तो ये रिलेशन है। अब इसके लिए आप लोग जानते हैं कौन सा फॉर्मूला, आप स्टीवेंसन स्कोमेकर फॉर्मूला जानते हैं, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल्टा। ये है आपका स्टीवेंसन एंड स्कोमेकर इक्वेशन। स्कोमेकर इक्वेशन यहां से समझ में आता है, जैसे जैसे डेल्टा बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी बॉन्ड घटेगा, बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी बॉन्ड घटेगा तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये सब बढ़ेंगी। तो यू कैन इजीली कंपेयर दिस स्टीवेंसन स्कोमेकर फॉर्मूला से, ये आप आसानी से निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं HF, HCl, HBr एंड HI, तो बच्चों FClBrI का है, बताओ यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा की वैल्यू, फ्लोरीन 4, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है पोलिंग स्केल में, हाइड्रोजन की 2.1 ज्यादा है, क्लोरीन की आ गई आपकी 3 माइनस 2.1, ब्रोमीन होता है 2.8 माइनस 1, आयोडीन होता है 2.5 माइनस 1। तो डेल्टा की वैल्यू इधर से इधर बढ़ रही है, डेल्टा की वैल्यू, तो परसेंटेज आयोनिक करैक्टर भी किधर से किधर बढ़ेगा, परसेंटेज आयोनिक करैक्टर भी इधर से इधर बढ़ेगा, परसेंटेज आयोनिक करैक्टर इधर से इधर बढ़ेगा, तो परसेंटेज कोवलेंट करैक्टर, आईसी लिखना चाहता हूं परसेंटेज आयोनिक करैक्टर, और सीसी लिखना चाहता हूं कोवलेंट करैक्टर। सीसी मतलब कोवलेंट करैक्टर, आईसी मतलब आयोनिक करैक्टर इन बॉन्ड। आयोनिक करैक्टर बढ़ेगा तो कोवलेंट करैक्टर आपका इधर से इधर बढ़ेगा, व्हाट आई मीन टू से। तो बताओ बॉन्ड लेंथ किधर से किधर घटेगा, जितना ज्यादा डेल्टा है उतनी ही छोटी बॉन्ड लेंथ है, तो सबसे ज्यादा डेल्टा इधर है, तो बॉन्ड लेंथ इधर रहेगा, बॉन्ड लेंथ की वैल्यू ये रहेगी आपकी। और बॉन्ड स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड पोलर नेचर, इन तीनों का ऑर्डर ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल्टा की वैल्यू इधर बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इधर से इधर बढ़ रहा है, तो आयनिक करैक्टर इधर बढ़ेगा तो कोवलेंट करैक्टर इधर बढ़ेगा। जितना ज्यादा डेल्टा होगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, तो बॉन्ड लेंथ डेल्टा इधर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ इधर बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ इधर बढ़ेगी तो आप लोग बात जानते हैं कि बॉन्ड स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, पोलर नेचर सब इधर बढ़ेंगे। जितना ज्यादा डेल्टा उतना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव आएगा और उतना ज्यादा आयनिक करैक्टर रहेगा। ये रिलेशन भी आप लोग जानते हैं, ये इक्वेशन भी आपको याद होनी चाहिए। और इसमें क्या था आपका, मैंने पोर्टरफील्ड इक्वेशन इससे ज्यादा एक्यूरेट इक्वेशन बताई थी बॉन्ड लेंथ के लिए। यहाँ पे आर ए आर बी एंड आर ए क्या होता है ध्यान हो तो आपको, बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बॉन्ड डिवाइड बाई 2, ये बॉन्ड लेंथ ऑफ बी बी बॉन्ड डिवाइड बाई 2, और डेल्टा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इन पोलिंग स्केल। डेल्टा पोलिंग स्केल में होना चाहिए, और डेल्टा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का मॉडुलस, ये सब नो। और ये तीनों जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड लेंथ, ये कोवलेंट बॉन्ड लेंथ, ये होगी बॉन्ड लेंथ ऑफ हेवी बॉन्ड, ये सब एंगस्ट्रॉम में होनी चाहिए, और डेल्टा पोलिंग स्केल में होना चाहिए। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, राइट।
तो बच्चों हम लोगों ने देखा सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब थर्ड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग देखते हैं। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज थर्ड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज थर्ड इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। बताओ, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases, as electronegativity increases, metallic character increases, metallic character of element increases। मेटल के ऑक्साइड्स ज्यादा बेसिक होते हैं, जितना ज्यादा मेटालिक करेक्टर उतनी ज्यादा बेसिक नेचर, और जितना ज्यादा नॉन मेटालिक करेक्टर उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर। जैसे कार्बन नॉन मेटल है तो CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, सोडियम मेटल है, मेटालिक करेक्टर ज्यादा है सोडियम में, तो आपका Na2O बेसिक ऑक्साइड हो गया। तो मेटल के ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होते हैं, नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा तो ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे। ठीक है। As electronegativity increases, metallic character increases, basic nature of oxide increases, basic nature of oxide increases, ये हम लोग जानते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बढ़ता है? हम लोग जानते हैं कि एक ही एलिमेंट है तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है जितना ज्यादा पॉजिटिव होता चला जाएगा, ये हम देख चुके हैं फैक्टर। एक ही एलिमेंट की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और जितनी ज्यादा नेगेटिव है उतनी ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। फिर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में भी जितना ज्यादा परसेंटेज करेक्टर है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हमने देखा था। तो ये वही चीज है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। और इससे जस्ट मेटालिक करेक्टर, मेटल के ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होते हैं, जितना ज्यादा मेटालिक करेक्टर जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा बेसिक करेक्टर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। सॉरी, आई मेड मिस्टेक। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगा। अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो उतना ही नॉन मेटालिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट बढ़ेगा एंड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगा। और जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, अगर एक ही एलिमेंट के अलग अलग ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो। राइट। अब फोर्थ एप्लीकेशन में मैं बात करूं नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जैसे H3PO4 में सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, H2SO4 में सेंट्रल एटम ये है, HNO3 में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, देन एसिडिक स्ट्रेंथ बोल दीजिए एग्जैक्टली, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड इंक्रीजेस। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब बढ़ेगी? जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतनी ज्यादा। या अलग अलग एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको रिलेटिव पता ही रहता है, लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड बढ़ती है, और अप द ग्रुप भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो उतनी ज्यादा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो उतनी ही ज्यादा उसके ऑक्सी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। ये हम लोगों ने देखा इधर। अब हम
नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर फर्स्ट ले लीजिए ऐसे, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। मैंने जनरली वर्ड लगाया है, तो समटाइम्स क्या हो जाएंगे, समटाइम्स एम्फोटेरिक एंड एसिडिक इन नेचर। यहां पर हम ऑक्साइड्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। यहां पे हम ऑक्साइड्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक वो ऑक्साइड जो एसिड के साथ रिएक्शन करे, जैसे HCl के साथ रिएक्शन कर जाए तो उसको बेसिक ऑक्साइड बोलेंगे। एक वो ऑक्साइड जो बेस के साथ रिएक्शन करे तो एसिडिक ऑक्साइड कहलाएगा, NaOH के साथ रिएक्शन कर जाए जैसे लैब में। एक वो ऑक्साइड जो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर जाए तो उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, यस और नो। एंड जो ना एसिड के साथ रिएक्ट करे ना बेस के साथ रिएक्ट करे उसे हम न्यूट्रल ऑक्साइड बोलेंगे। तो ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। जितना ज्यादा मेटलिक करेक्टर उतना ज्यादा बेसिक नेचर। तो मेटल के ऑक्साइड Na2O, K2O, CS2O ये बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, आप लोग जानते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। और अगर कभी उनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, उसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो बेसिक से एम्फोटेरिक और फिर एसिडिक की तरफ भी चले जाते हैं। तो कभी कभी मेटल के ऑक्साइड एम्फोटेरिक और एसिडिक होते हैं, ज्यादातर मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स की बात करूं तो एक बेसिक ऑक्साइड बोलेंगे, दूसरा एसिडिक ऑक्साइड बोलेंगे, which react with acid, जैसे HCl, H2SO4 इन एसिड के साथ रिएक्शन करे HNO3, which react with base जैसे NaOH, KOH, COH twice इन बेसिस के साथ रिएक्शन करे। टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स में तीसरा हम बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, which react with both acid and base। जो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करे उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। एंड फोर्थ न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड वो होते हैं जो न्यूट्रल ऑक्साइड वो होते हैं जो कि which don't react with acid and base both। न्यूट्रल ऑक्साइड ना एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, बहुत ही लिमिटेड है न्यूट्रल ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। बेसिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ नहीं करते। एसिडिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ नहीं करते। एम्फोटेरिक एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर जाएंगे। और न्यूट्रल ऑक्साइड ना एसिड ना बेस। तो कोई ऑक्साइड है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो HCl और NaOH दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करता नॉर्मल कंडीशन पे, तो हम बोलेंगे वो न्यूट्रल है। अगर मैं बात करूं Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, वो HCl के साथ भी रिएक्शन कर जाता है और NaOH के साथ भी, तो बोलूंगा Al2O3 जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है। इसी तरह बेरिलियम का ऑक्साइड BeO भी HCl NaOH दोनों के साथ रिएक्शन करता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एसिडिक
ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करता है। जैसे अगर मैं बात करूं SO3 सल्फर का ऑक्साइड है, SO2 SO3 CO2 ये सब नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो जितना ज्यादा नॉन मेटलिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर। तो व्हाट आई मीन टू से कि SO2 SO3 CO2 ये एसिडिक ऑक्साइड है, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो ये NaOH बेस के साथ रिएक्शन करेंगे लेकिन HCl एसिड के साथ नहीं करेंगे। बेसिक ऑक्साइड S ब्लॉक के, बेरिलियम को छोड़कर S ब्लॉक के जितने भी ऑक्साइड हैं, Li2O Na2O K2O, सीजियम का ऑक्साइड CS2O, कैल्शियम मैग्नीशियम स्ट्रोंशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का MgO CaO BaO SrO, सारे के सारे बेरिलियम ऑक्साइड Be को छोड़कर सारे जितने भी आपके S ब्लॉक के मेटल के ऑक्साइड हैं सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे बेसिक इन नेचर है, लेकिन BeO बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। तो दोस्तों ये है टाइप्स ऑफ ऑक्साइड में और भी टाइप होते हैं, पर हमें फिलहाल इन पीरियोडिक प्रॉपर्टी यही टाइप्स की जरूरत है। ओनली दिस टाइप इज नीडेड फॉर अस। तो टाइप ऑफ ऑक्साइड तो बहुत सिंपली आप लोग देख सकते हो वेरी इजीली। टाइप ऑफ ऑक्साइड कैन बी, तो जैसे मैं बात करूं, जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बेसिक नेचर बढ़ेगा। जैसे जैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो एसिडिक नेचर ज्यादा होता चला जाएगा ऑक्साइड्स का। एम्फोटेरिक, मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं, एम्फोटेरिक और एसिडिक भी होते हैं। कैसे? जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे ही बेसिक से एम्फोटेरिक और फिर एसिडिक की तरफ होता चला जाएगा। जैसे मैं बात करूं MnO MnO2 और Mn2O7, मैं बात करूं CrO Cr2O3 CrO3, यहां मैग्नीज +7 है, यहां मैग्नीज +4 है, यहां मैग्नीज +2 है, यहां मैग्नीज क्रोमियम +2 है, क्रोमियम +3 है और यहाँ पे क्रोमियम +6 है। बताओ सेम मेटल है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इधर से इधर ज्यादा पॉजिटिव होती चली जा रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। यहाँ पे मैग्नीज से यहाँ पे मैग्नीज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और यहाँ वाले मैग्नीज की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्रोमियम +2 +3 और क्रोमियम +6 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्रोमियम इधर से इधर बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ती चली जाती है। तो अगर मैं बात करूं इधर से इधर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा क्योंकि उधर से उधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। जिसका ऑक्साइड है मैग्नीज के ऑक्साइड है, क्रोमियम का ऑक्साइड है। ये दोनों तो होते हैं बेसिक इन नेचर और ये दोनों होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। अगर ओपी टंडन बुक पढ़ो तो MnO2 को न्यूट्रल बोलती है ओपी टंडन बुक, पर कुछ बुक दूसरी बुक पढ़ोगे तो MnO2 एम्फोटेरिक होता है। तो MnO2 के बारे में थोड़ी एम्बिग्यूटी है और ये है वो एसिडिक ऑक्साइड हो गए। क्या हो गए? एसिडिक ऑक्साइड हो गए। तो बेसिक से एम्फोटेरिक से एसिडिक, इस तरह एसिडिक नेचर आपका बढ़ेगा जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। तो एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ऑक्साइड से एसिडिक नेचर की तरफ जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक as electronegativity increases, yes or no, as electronegativity increases, तो हम बोल सकते हैं as electronegativity increases बेसिक से एम्फोटेरिक और फिर एसिडिक, इस तरह ऑक्साइड्स का नेचर बढ़ता चला जाता है। ऑक्साइड्स का नेचर कुछ इस तरह, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, लाइक दिस। दोस्तों मेटल्स के ऑक्साइड जनरली आपके, मैं मेटल्स की बात कर लेता हूं। मेटल्स के ऑक्साइड जनरली आपके बेसिक होते हैं, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल भी। अब मैं जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा वैसे वैसे मैं बोलूंगा कि बेसिक एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगा, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड कम होगा। तो इसमें मैं
जैसे फर्स्ट लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये हो गया। तो इसका ऑक्साइड ये है, बेरिलियम का ऑक्साइड ये है, बोरोन का ऑक्साइड ये है, कार्बन का ऑक्साइड ये है, N2O5 का ऑक्साइड ये है। ये ऑक्साइड बेसिक होता है, ये ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक हो गया, और ये तीनों के तीनों ऑक्साइड आपके एसिडिक हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है बेसिक से एसिडिक से, ये तीनों तो नॉन मेटल ही हो गए, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन नॉन मेटल के ऑक्साइड, तो बिंदास एसिडिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड एसिडिक, बेसिक सब हो सकते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे। मेटल के ऑक्साइड एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक तीनों होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो इधर से इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो बेसिक करैक्टर से एसिडिक करैक्टर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है नेचर ऑफ ऑक्साइड। ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट थे। थर्ड पीरियड के एलिमेंट की बात करूं, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद सिलिकॉन आ गया, उसके बाद आपका फॉस्फोरस आ गया, सल्फर आ गया, और उसके बाद क्लोरीन आ गया। इसका ऑक्साइड ले लूं, इसका ऑक्साइड ले लूं, इसका ऑक्साइड ले लूं, SiO2 का ऑक्साइड ले लूं, P2O5 या फिर P4O10 बोल दो, SO3NCl2O7। मैंने फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इन सब नॉन मेटल का सबसे बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5, +6 एंड +7। मैंने हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड लिए हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज्यादा बेसिक से एसिडिक करैक्टर तक, बेसिक से एसिडिक करैक्टर की तरफ नेचर ऑफ ऑक्साइड जाता है। आप देखोगे ये दोनों ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक इन नेचर हैं, क्योंकि मेटालिक करैक्टर ज्यादा है। ये आपका एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक है। ये सारे के सारे ऑक्साइड्स एसिडिक हैं। तो यहां से यहां जैसे जैसे यहां से यहां आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो एसिडिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड बढ़ता चला जा रहा है और बेसिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड कम हो रहा है। तो बेसिक से एम्फोटेरिक और फिर एसिडिक, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड बढ़ती है, यू कैन इजीली थिंक अबाउट इट। एल्कली मेटल के फर्स्ट ए मेटल हो गए और सेकंड ए मेटल हो गए सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इनके ऑक्साइड्स लिखूं तो ये हो गए, और इनके ऑक्साइड लिखूं तो Li2O, Na2O, K2O, Rb2O एंड CH2O। यहां से यहां मेटालिक करैक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो बेसिक करैक्टर इधर से इधर इंक्रीज होगा। यहां पर भी बेसिक करैक्टर इधर, जितनी ज्यादा मेटालिक करैक्टर, जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना ही ज्यादा बेसिक करैक्टर बढ़ेगा। तो यहाँ पे बेसिक करैक्टर बढ़ेगा, यहाँ पर भी बेसिक करैक्टर बढ़ेगा। ये ऑक्साइड है बस बेरिलियम का, तो लीस्ट मेटालिक है पूरे इन एस ब्लॉक के मेटल्स में, वो बेरिलियम है, क्योंकि मेटालिक करैक्टर इधर बढ़ता है और इधर मेटालिक करैक्टर कम होता है। तो इधर बढ़ेगा तो ये ज्यादा मेटालिक, बेरिलियम लीस्ट है। इधर से इधर नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा, तो यानी कि ये कम मेटालिक है बेरिलियम। तो सबसे कम मेटालिक करैक्टर एस ब्लॉक में बेरिलियम का होता है, एस ब्लॉक मेटल्स में। इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ये। बाकी सारे के सारे ऑक्साइड क्या है, बेसिक ऑक्साइड्स हैं। ऑल अदर ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स। तो एस ब्लॉक के लिए मैं बोल सकता हूं ऑल ऑक्साइड्स ऑफ एस ब्लॉक मेटल्स आर बेसिक इन नेचर एक्सेप्ट BeO। बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर सारे एस ब्लॉक के मेटल ऑक्साइड्स आपके बेसिक नेचर के हैं। बेरिलियम ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक नेचर का है। तो ये हो गया डी ब्लॉक मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और उतना ज्यादा एसिडिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक, एम्फोटेरिक एंड एसिडिक की तरफ जाता है डी ब्लॉक मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर। तो ये डी ब्लॉक के मेटल्स के ऑक्साइड का नेचर हमने देखा। एस ब्लॉक के मेटल के ऑक्साइड का नेचर हम लोगों ने देखा।
जित एस ब्लॉक सबसे अच्छे मेटल होते हैं, एस ब्लॉक के मेटल सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर रखते हैं इन कंपैरिजन ऑफ पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक मेटल्स। तो एस ब्लॉक के मेटल्स इतना अच्छा एम्फोटेरिक करेक्टर रख रहे हैं। तो एस ब्लॉक के मेटल बच्चों मेटल्स के लिए हमने एम्फोटेरिक नेचर, एसिडिक, बेसिक तीनों तरह के ऑक्साइड्स देखा। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, मेटेलिक करेक्टर कम होता है, वैसे वैसे एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड बढ़ता है एंड वाइस वर्सा। अब मैं नॉन मेटल्स की बात करूं, पॉइंट नंबर 2 अभी मेटल के ऑक्साइड थे। अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स are acidic in nature, except NO, N2O, NO, CO, H2O, which are neutral oxides। तो नॉन मेटल के जो भी ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे क्या रहेंगे, आपके एसिडिक इन नेचर रहेंगे। हाँ, नॉन मेटल में भी जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी नॉन मेटल की, उतना ज्यादा एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगा। लेकिन ये ऑक्साइड्स हैं वो न्यूट्रल हैं, ये ऑक्साइड्स हैं वो न्यूट्रल है ना, यानी कि ये ना एसिड HCl के साथ रिएक्शन करते हैं ना किसी बेस जैसे NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करते HCl। दीज आर न्यूट्रल। HCl के साथ भी नो रिएक्शन, बेस NaOH के साथ भी नो रिएक्शन। तो दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या तो न्यूट्रल होते हैं या फिर नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, लेकिन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब होते हैं। मेटल के ऑक्साइड एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक सब होते हैं। ठीक है, अब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की फर्दर अगर मैं बात कर लूं, तो जैसे मैं N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 कर लीजिए। ठीक है, P2O3, P2O5, इसको हम P4O6 एक्चुअल स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखते हैं, और ये हो गया P4O10। SO2 हो गया, SO3 हो गया। ठीक है, और एक ही मेटल के ऑक्साइड्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एग्जांपल ले रहा हूं कुछ मैं। फोर्थ, क्लोरीन की बात करूं तो Cl2O, Cl2O3, ClO2, Cl2O5, Cl2O7। ये आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हो गए हैं कुछ एग्जांपल्स। तो यहाँ पे नाइट्रोजन +1 में है, ये +2 में है, यहाँ +3 में है, यहाँ +5 में है। एक ही नॉन मेटल नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, लेकिन ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है जिस एलिमेंट का नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगी। तो यहां से यहां अगर हम बात करें तो एसिडिक करेक्टर, एसिडिक नेचर इधर से इधर बढ़ेगा, एसिडिक करेक्टर। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स तो क्या होते हैं, एसिडिक, या फिर कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, NO, N2O वो सब। तो यहां से यहां बात करो तो ये तो न्यूट्रल है और बाकी सब आपके एसिडिक। ये सब नो, N2NO, यहाँ पे N2O4 भी कर लो चाहे, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा। इस तरह एसिडिक करेक्टर हो, यहाँ पे +3 हो गया, यहाँ पे +5 हो गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +5। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या है, एसिडिक या न्यूट्रल होते हैं। ये एसिडिक है पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड
बढ़ता चला जाएगा। ये +4 में है, नॉन मेटल सल्फर का ऑक्साइड +6, दोनों ऑक्साइड क्या है, दोनों ऑक्साइड क्या है, +6 है। ये एसिडिक तो है नॉन मेटल के ऑक्साइड, या न्यूट्रल होंगे, है ना। तो यहां से यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। यहाँ पे क्लोरीन +1 है, यहाँ पे क्लोरीन +3 है, यहाँ पे क्लोरीन +4 है, यहाँ पे क्लोरीन +5 है, यहाँ पे क्लोरीन +7 है। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ बढ़ता चला जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड कीप ऑन इंक्रीजिंग एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। इस तरह आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के ऊपर। तो दोस्तों नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं ये आपके एसिडिक होते हैं या कभी कभी न्यूट्रल भी होते हैं, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी नॉन मेटल की, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी। एक ही नॉन मेटल के ऑक्साइड देखने हैं तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेम एलिमेंट, उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। अब ये नॉन मेटल और मेटल के ऑक्साइड्स हमने डिस्कस किए। कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जिनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं, उसके लिए एक नोट लिख लीजिए। ऑल पॉसिबल ऑक्साइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे नेक्स्ट 2 इयर्स तक ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जांपल आपको बार बार पूछे जाएंगे क्वेश्चंस में। बहुत बार ये क्वेश्चन आना ही आना है। नो वन कैन स्टॉप दिस क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस एंड टेस्ट सीरीज ऑफ डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट। एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड और एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड पक्का पूछे जाते हैं, पक्का ये क्वेश्चन में आते हैं। तो ऑल पॉसिबल ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक तो मेटल के होंगे, न्यूट्रल नॉन मेटल के होंगे। ऑल पॉसिबल ऑक्साइड्स ऑफ एस ब्लॉक में बेरिलियम हो गया, है ना, और एल्यूमिनियम गैलियम ये बोरॉन फैमिली का हो गया, और बोरॉन एल्यूमिनियम, ये टिन और लेड, टिन और लेड हो गया कार्बन फैमिली का, और जिंक भी हो गया इसके अलावा डी ब्लॉक का जिंक। इन सब मेटल्स के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो भी पॉसिबल ऑक्साइड्स हैं इन सब के, वो सब क्या होते हैं, ये मेटल भी एम्फोटेरिक है, ये मेटल भी एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। इनके ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, वो भी एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, और इनके हाइड्रोक्साइड है वो भी एम्फोटेरिक है। ये मेटल भी एम्फोटेरिक है, एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। HCl NOH के साथ ये सब रिएक्शन करेंगे। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक है HCl NOH के साथ। ये मेटल, इनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड सब रिएक्ट करते हैं। ये 6 मेटल आप खासकर ध्यान रखें। इनके जितने भी ऑक्साइड है सबके सब क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है। बेरिलियम का तो बस एक ही ऑक्साइड है BeO। बताओ बेरिलियम और एल्यूमिनियम तो डायगोनल रिलेशनशिप रखते हैं। बेरिलियम बस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +2 वाला एक ही ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम की बस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है कंपाउंड में, तो एक ही ऑक्साइड है उसका Al2O3। गैलियम उसी फैमिली में है Ga2O3, और गैलियम +1 है तो Ga2O हो जाएगा, क्योंकि +1 +3 बोरॉन फैमिली का दोनों डाउन द ग्रुप +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये हो गया टिन का SNO और SNO2 दो ऑक्साइड्स होते हैं। लेड का PbO और PbO2 दो ऑक्साइड्स होते हैं, और जिंक का ऑक्साइड आपका ZnO है। तो ये ऑक्साइड्स हैं, इनके ऑल पॉसिबल ऑक्साइड्स, ये सारे के सारे ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं। इसके अलावा और भी ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं, जैसे आर्सेनिक का AS2O3, एंटीमनी का Sb2O3, ये ऑक्साइड्स आपके एम्फोटेरिक होते हैं। ये ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं, आर्सेनिक एंटीमनी के +3 या +3 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी एम्फोटेरिक होते हैं।
इसके अलावा क्रोमियम, डी ब्लॉक की बात करें तो क्रोमियम का Cr2O3 ये भी एम्फोटेरिक होता है। MnO2 को न्यूट्रल भी बोलते हैं ओपी टंडन साहब, और बहुत सारी बुक एम्फोटेरिक भी बोलते हैं। इसमें आपको थोड़ा एम्बिग्युइटी है, पर एम्फोटेरिक ये ऑक्साइड्स हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के हैं। ये सारे एग्जाम्पल आपको 100% याद होने चाहिए। ये बोरोन फैमिली है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, बोरोन। ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड है। और ये आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है। तो आर्सेनिक, एंटीमनी के ऑक्साइड्स, टिन, लेड के ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम, गैलियम के ऑक्साइड, बेरिलियम के, और डी ब्लॉक में जिंक हो गया ना, डी ब्लॉक में जिंक हो गया। इनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक है। इसके दो ऑक्साइड्स मिलेंगे आपको आर्सेनिक के AS2O3 एंड AS2O5, Sb2O3 एंड Sb2O5। ये +5 है, ये +3 है, ये +3 है, ये +5 है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो एसिडिक करैक्टर इधर से इधर बढ़ेगा, एसिडिक करैक्टर ये ज्यादा रहेगा। ये दोनों तो एम्फोटेरिक हैं, लेकिन ये दोनों एसिडिक हैं। मैंने जो नोट लिखवाया था वो बोला था ऑल पॉसिबल ऑक्साइड्स। किसके? जब मैंने ऑल पॉसिबल ऑक्साइड्स लिखे थे तो मैंने ये नहीं लिखे थे, ये 6 ही एलिमेंट लिखे थे, ये 6 ही मैंने लिखे थे मेटल्स, दिस जिंक। इनके बस इनके जो भी ऑक्साइड होंगे पॉसिबल सारे सारे एम्फोटेरिक होंगे, लेकिन आर्सेनिक, एंटीमनी नहीं लिखा था, वो तो मैंने बाद में लिखा है। उसके ये एम्फोटेरिक है, लेकिन +5 वाले एसिडिक है, वो एम्फोटेरिक नहीं है दिस वे। तो ये आपको याद होना चाहिए, दिस यू मस्ट रिमेंबर। ये 6 मेटल हैं जिनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ही हैं, जितने भी ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं। बाकी सबके, क्रोमियम का आप लोग जानते हो, क्रोमियम का बात जानते हो आप। क्रोमियम के बहुत सारे ऑक्साइड है, CrO बेसिक है, Cr2O6 एसिडिक है, इस तरह Cr2O3, MnO2, ये सब ऑक्साइड कंफर्म एसिडिक है। और कुछ ऐसे ऑक्साइड्स भी होते हैं, आई एम नॉट राइटिंग हियर, जहां पे बुक्स टू बुक वेरी करता है, पर इनके बारे में आप 100% कंफर्मेशन, क्वेश्चन हिंदी में से ही पूछा जाएगा और पक्का पूछा जाएगा विच ऑफ फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, विच ऑफ फॉलोइंग इज न्यूट्रल ऑक्साइड, विच ऑफ फॉलोइंग आर बेसिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक याद है, एम्फोटेरिक याद है, न्यूट्रल याद है, न्यूट्रल याद है, एम्फोटेरिक ये है। तो इसके अलावा ज्यादा बाकी सब मेटल्स के होंगे, तो आप बेसिक बोल देंगे मोस्ट ऑफ मेटल्स के। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जरूर डी ब्लॉक के मेटल्स के आपके एसिडिक भी हो जाते हैं, CrO3, Mn2O7 लाइक दिस, V2O5 लाइक दिस। तो लेकिन नॉन मेटल के तो बचे हुए सारे ऑक्साइड एसिडिक ही होंगे, क्योंकि नॉन मेटल के क्या तो एसिडिक होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक, न्यूट्रल, बेसिक, एम्फोटेरिक और एसिडिक तीनों होते हैं, पर ज्यादातर बेसिक होते हैं। ये भी मेटल के ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक है, ये सब नो, पर बाकी बचे हुए जितने भी होंगे मोस्टली बेसिक ही होते हैं मेटल के ऑक्साइड्स। तो दोस्तों ये नेचर ऑफ ऑक्साइड हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूट्रल ऑक्साइड्स का एग्जांपल भी आपको याद रखना है, दोबारा लिख रहा हूं मैं। न्यूट्रल ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन का नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स के एग्जांपल हैं। ये ऑक्सीजन का हाइड्राइड है वैसे, पर ऑक्सीजन आ रहा है इसलिए मैं ऑक्साइड बोल रहा हूं इसको। हाइड्रोजन का ऑक्साइड बोल दो, ये है ना, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, ये कार्बन के ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन के। तो इन सब नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल के यही एग्जांपल है, यही घिसे पिटे यही पूछे जाएंगे। एम्फोटेरिक के मैंने अभी इन 6 मेटल के पक्का और इसके अलावा जो भी थे वो मैंने बताया।
और बस बाकी सब आपका काम हो जाएगा, इट विल बी वेरी इजी। न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जांपल यू हैव टू MML प्लीज, ऑब्जेक्टिव में पूछा ही पूछा जाएगा। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हमारा हो गया। नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स की अगर मैं बात करूं, नेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स मैंने बताया था जितना ज्यादा एसिडिक, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम उतना ज्यादा एसिडिक करेक्टर, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ेगी तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। जैसे मैं H2SO3 और H2SO4 की बात करूं, HNO2 और HNO3 की बात करूं, HClO, HClO2, HClO3 और HClO4 की बात करूं, सर्टेन एग्जांपल्स कोई भी इसी तरह HBRO, HIO, HIO2, HIO3, HIO4, in general HXO, hypohalous acid, halous acid, halic acid and परहेलिक एसिड। X का मतलब ClBrN, I कुछ भी हो सकता है इधर, आप लोग जानते हैं। अगर मैं बोलूं कि एसिडिक तो ये है, लेकिन कौन सा ज्यादा एसिडिक है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, तो +4 +6 ज्यादा एसिडिक ये हो गया, +3 +5 सेंटर एटम तो ज्यादा एसिडिक ये हो गया। यहाँ पे +1 है क्लोरीन, +3 है, +7 है और +5 है और +7 है। ये हम पहले से जानते हैं, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उतने ज्यादा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सी एसिड भी उतना ज्यादा होगा। ये सब +1 वाले हैं, +3 वाले हैं, +5 वाले हैं और +7 वाले हैं, लाइक दिस। तो एसिडिक करेक्टर इस तरह आपका बढ़ेगा। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो ऑक्सी एसिड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया ये क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स। ये ऑक्सी एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम देखेंगे। लेकिन जो हाइड्रा एसिड है HF, HCl, HBr और HI, यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड नहीं करेंगे हम कि क्लोरीन की सब ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सब ज्यादा एसिडिक ही होगा। यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अलग होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ ये ऑक्सी एसिड नहीं है, ये ऑक्सी एसिड नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है तो ज्यादा एसिडिक होगा, नहीं। ऑक्सी एसिड्स में मैंने बताया ये तो हाइड्रा एसिड है, इनमें ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सी एसिड नहीं है, वो तो हाइड्रा एसिड है। ये सब नो। तो ऑक्सी एसिड्स फोर्थ। फिफ्थ एग्जांपल की मैं बात करूं, फिफ्थ एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले ऑर्डर का एक्सेप्शन है और ये पूछा जाएगा बहुत बार, नीट वगैरह में, जेईई मेन में ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली आता है। तो देखो इंपॉर्टेंट अबाउट दिस, H3 hypophosphorus acid, phosphorus acid and phosphoric acid, oxidation state +5 +3 and +1। तो एक्सपेक्टेड एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो ये है, एक्सपेक्टेड एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है, पर एक्चुअल आंसर ये नहीं है। अब इसमें थोड़ी एम्बिग्यूटी मिलेगी। अगर मैं H3PO2, H3PO3, H3PO4 एक्चुअल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर एक्चुअल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर
ये आपको मिलेगा मोस्टली, या फिर कुछ बुक में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये भी मिलेगा H3PO4। दिस इज ऑल्सो ये दो ऑर्डर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन मिलेगा, लेकिन आप ये पहले वाला ऑर्डर लेके चलें, मोस्ट ऑफ टाइम दिस इज देयर। इन दोनों की पोजीशन आपको एक्सचेंज मिलेगी एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ कंसीडर दिस, यही आप कंसीडर करके चलें। वी विल डिस्कस व्हाट इज द रीजन, क्योंकि इसमें थोड़ा आयनिक इक्विलिब्रियम यूज हो रहा है, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर, इसलिए इस एम्बिग्यूटी को समझने के लिए आयनिक इक्विलिब्रियम का फंडा यूज करें तो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। बट आई एम right now I am not in position to discuss it with you because you guys have not studied ionic equilibrium। तो इसके लिए जो प्री रिक्विजिट है नॉलेज होना, वो आपके पास अभी नहीं है, तो वो मैं डिस्कस करूंगा। तो दैट विल बी लाइक रॉकेट साइंस फॉर यू, इट विल फ्लाई लाइक रॉकेट ओवरहेड एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट। बट फिलहाल आप इस एक्सेप्शन को ध्यान रखें। ओके बच्चों, इसमें इसका एक्सप्लेनेशन, ये इस ऑर्डर का एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शन को एक्सप्लेन हम लोग करेंगे, लेकिन उसमें रेजोनेंस यूज होता है, एक्सेप्शंस में रेजोनेंस वगैरह यूज होता है, रेजोनेंस वगैरह का फंडा, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। रेजोनेंस भी आपको नहीं पता, तो इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, डायरेक्टली मैं ऑर्डर बता रहा हूं। और देयर इज एम्बिग्यूटी, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पर इस एक्सेप्शन को स्पेशल आप ऑक्सी एसिड्स में ध्यान रखना, keep this in your mind। तो ऑक्सी एसिड्स एंड वो सब हमारे हो गए, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो नेचर ऑफ कंपाउंड्स अच्छा, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में एक पॉइंट में बताता हूं। मान लीजिए लेट अस टेक ऑक्साइड AO, ये एक ऑक्साइड ले लेते हैं AO। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ O एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ A, ये ले लो डेल्टा, इसकी वैल्यू 2.3 से ज्यादा है, 2.3 है एंड 2.3 से कम है, ये यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 2.3 से ज्यादा है तो ऑक्साइड इज बेसिक नेचर ऑक्साइड। 2.3 से अगर कम है तो हम बोलेंगे एसिडिक नेचर ऑक्साइड, और 2.3 है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो हम बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये जस्ट एक रूल है, बट दिस रूल इज not always correct. This rule is not always correct, but this is the rule that you can encounter with. ये रूल है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में, बट ये हरदम करेक्ट नहीं है, इसको हरदम आप ओबे नहीं करें। बट ये रूल है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में आ सकता है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इट, नथिंग एल्स। बाकी इसका यूज के चांसेस नेग्लिजिबल है। फिफ्थ आपका हो गया नेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप। जैसे एसिड और बेस दोनों में OH ग्रुप होता है, ऑक्सी एसिड में OH होता है और बेस में तो OH होता ही है। आर्सेनियस बेस वो होता है जिस जो OH आयन एक्वस सॉल्यूशन में दे, वो आर्सेनियस बेस हो गया। जो OH आयन एक्वस सॉल्यूशन में दे वो आर्सेनियस बेस हो गया।
गाइस, नेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग AOH। अब इसमें दो बॉन्ड हैं AOH, इसमें दो बॉन्ड हैं। ये बॉन्ड, इसमें फर्दर ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, और भी बॉन्ड हो सकता है इधर उधर। ये और बॉन्ड है, मैं नहीं दिखा रहा हूं, बाकी दो बॉन्ड है। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड कौन सा ज्यादा पोलर है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, वही ज्यादा पोलर होगा। केस हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ O एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ A, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ O एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ H में आप चाहे मॉडुलस ले लीजिए, वैसे मॉडुलस लेने की जरूरत नहीं है। अब इसमें तीन केस हो सकते हैं। पहला केस ये हो, दूसरा केस यहां पर सेम यही चीज रहेगी और इक्वल टू का साइन हो इधर, और तीसरा केस ये ग्रेटर देन हो। ठीक है, तो यहां पे जो OH बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर हो गया, तो यहां पर OH बॉन्ड ज्यादा पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसका ज्यादा है। AO बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है, OH बॉन्ड का ज्यादा है। ये तो कितना रहेगा 3.5 और हाइड्रोजन का 2.1 ये है। तो अगर ऐसा है तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है, तो ये टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो हम बोलेंगे बॉन्ड विल ब्रेक लाइक दिस, बॉन्ड विल ब्रेक लाइक दिस, AO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो ये किसके रूप में काम करेगा, इट विल एक्ट एज एसिड, इट विल एक्ट एज एसिड। अगर इस बॉन्ड की पोलरिटी ज्यादा है, जो ज्यादा पोलर बॉन्ड है, इस कंपाउंड को हम वाटर सॉल्वेंट में रख रहे हैं। अगर इसकी पोलरिटी ज्यादा है, ये ज्यादा पोलर है, तो वाटर में ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, तो ये OH नेगेटिव बन जाएगा और A पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये OH नेगेटिव आयन दे दिया, तो बेस के रूप में काम कर रहा है, इस बार बेस के रूप में काम कर रहा है। तो जब ऐसा है तो इट विल एक्ट एज बेस, OH आयन दे रहा है, पहले H आयन दे रहा था। ठीक है, तो इसमें दो सिचुएशन अराइज हो गई। अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो AO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव एक्टिंग एज एसिड, और ये वाला बॉन्ड टूटता है तो ये, और ये वाला बॉन्ड टूटता है तो ये हो गया आपका, राइट। और अगर दोनों ही बॉन्ड इक्वल पोलरिटी वाले हैं तो एम्फोटेरिक नेचर हो जाएगा, इट विल बी एम्फोटेरिक विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि ये भी H आयन भी देगा और OH आयन भी देगा, तो दोनों काम करेगा। इट विल गिव बोथ H आयन एज वेल एज H आयन, तो उसको हम बोलते हैं वो एम्फोटेरिक हो गया। जो H आयन देगा तो एसिड के रूप में बेस के साथ रिएक्ट करेगा, OH आयन देगा तो बेस के रूप में एक्ट करेगा, तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, उसे हम एम्फोटेरिक बोलेंगे। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है? भाई NaOH में भी OH बॉन्ड है और सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सी एसिड में भी OH बॉन्ड होता है, सभी ऑक्सी एसिड में OH बॉन्ड होता है। ठीक है, सभी ऑक्सी एसिड में OH बॉन्ड होता है। तो ये चीज है, ये बहुत आसान है। जो बॉन्ड पोलर है वो टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो H आयन देगा, एसिड के रूप में काम करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो OH आयन देगा, बेस के रूप में काम करेगा। ये ज्यादा पोलर है तो ये टूटेगा, एसिड के रूप में काम करेगा। ये ज्यादा पोलर है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, तो ये टूटेगा और बेस के रूप में काम करेगा। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ रटने का नहीं है, नथिंग टू मेमोराइज इट, इट इज जस्ट डायरेक्टली
एबल टू रिमेंबर इट, एबल टू अंडरस्टैंड इट, ज्यादा पोलर बॉन्ड पानी में एक्वस सॉल्यूशन में टूटेगा, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, इट्स वेरी इजी इन फैक्ट। तो बच्चों इसका अगर मैं एग्जांपल लूं तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। लेट मी टेक वन एग्जांपल ऑफ इट। इसका मैं एक एग्जांपल लूं तो आपके लिए, जैसे मैं NaOH की बात करता हूं और HClO या फिर ClOH भी लिख देते हैं इसको, इसके रूप में बात करता हूं। देखो NaOH, सबको पता है ये आयनिक करैक्टर ज्यादा होता है तो Na पॉजिटिव OH आयन लिखते हो, तो पहले ही पता है बेस है, पहले पता है हाइपोक्लोरस एसिड है, बट मैं इससे समझा रहा हूं आपको। तो ये हो गया ClOH। बताओ इस बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितनी हो गई? इस बॉन्ड के लिए ये 3.5 और सोडियम का होता है 0.9, तो ये हो गया 2.6। इस बॉन्ड के लिए कितना हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस? ऑक्सीजन का 3.5, हाइड्रोजन का 2.1, तो ये हो गया 1.4। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? इसकी, तो ये बॉन्ड टूटेगा और OH आयन देगा, तो ये क्या रहेगा? दिस विल ब्रेक एज, पानी में डालते ही Na पॉजिटिव एंड OH आयन, हेंस इट विल एक्ट एज बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। इधर बात करते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस बॉन्ड की अगर हम बात करें तो क्लोरीन की होती है 3, ऑक्सीजन की होती है 3.5 और क्लोरीन की होती है 3, तो ये 0.5 आ गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम इसकी बात करें तो कितना आ गया? ऑक्सीजन का 3.5, हाइड्रोजन का 2.1, तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंस 1.4 आ गया। ये बड़ा है इस बार ये बड़ा था, इस बार ये ज्यादा पोलर बॉन्ड है, तो ये टूटेगा। ये टूटेगा तो क्या दे देगा? OCl-1 प्लस H पॉजिटिव, तो ये किसके रूप में काम कर रहा है? एसिड के रूप में काम कर रहा है। तो बेस में भी OH बॉन्ड है, एसिड में भी OH बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन के इधर वाला बॉन्ड टूटेगा तो OH नेगेटिव बेस के रूप में काम करेगा, ऑक्सीजन का OH वाला उधर वाला बॉन्ड टूटेगा तो H पॉजिटिव देगा, एसिड के रूप में काम करेगा। तो दिस इज जस्ट द एग्जांपल ऑफ इट, राइट? दिस इज जस्ट द एग्जांपल ऑफ इट। एक गालिस नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि भाई कोई AOH करके है, AOH करके कोई बॉन्ड है, तो फॉर AOH if electronegativity of A if electronegativity of A 1.7 से ज्यादा है, 1.7 है और 1.7 से कम है। 1.7 से कम है तो जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा मेटालिक करैक्टर होगा। तो देन AOH इज बेस। इधर अगर हम बात करें तो एम्फोटेरिक रहेगा AOH, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो एसिड रहेगा पानी में AOH। जैसे यहाँ पे A का मतलब ये है, यहाँ पे A का मतलब ये है, ClOH करके लिख लो इसको उस स्टाइल में। तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? क्लोरीन की 3। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम की कितनी है? क्लोरीन सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 होती है। पेपर में दिया होगा पर आप देख सकते हो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। तो ये किसका काम करेगा? 0.9, तो 1.7 से कम है तो AOH बेस के रूप में काम करेगा। दिस विल एक्ट एज बेस।
3 है तो 1.7 से ज्यादा है तो AOH किसके रूप में काम करेगा? एसिड। तो ये क्या हो गया आपका? एसिड हो गया, वाटर में एसिडिक कंपाउंड हो गया वाटर के रिस्पेक्ट में। इन वाटर AOH कंपाउंड को रखें तो ये हो गया आपका डन। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेचर ऑफ ऑक्साइड AOH हो गया, कंपाउंड कंटेनिंग AOH बॉन्ड। AOH यानी कि OH वाला ग्रुप आपको सब जगह मिलेगा, ऑक्सी एसिड में मिलेगा और बेस जो आरएनएस बेस होते हैं उनमें मिलता है। नेक्स्ट अगर हम नेचर ऑफ IUPAC nomenclature of inorganic compounds, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड है उनका देख लेते हैं। बाकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो बहुत बड़ा टॉपिक है जो रिडॉक्स रिएक्शन में हम काफी हद तक कर चुके हैं। नॉन मेटल और नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो कैसे, जैसे मैं ICl की बात करूं, ICl3 की बात करूं, ClF3 की बात करूं, IF7 की बात करूं, मैं Cl2O की बात करूं, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सफिक्स आइड लगाते हैं फॉर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका नाम, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, क्लोरीन या फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, कैसे नाम लिखेंगे इसका? तो सिर्फ वैसे ही लिखो आयोडीन, और एक क्लोरीन है तो मोनोक्लोराइड लिखो या फिर क्लोराइड लिखो, सफिक्स में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन लिखेंगे। इसको तो सिर्फ आयोडीन ही लिखो, और ये ट्राई क्लोराइड हो गया आपका। इसमें फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको तो क्लोरीन ही लिखो जो एलिमेंट का नाम है। ये ट्राई फ्लोराइड हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है तो यहां फ्लोराइड बोलेंगे और इसको आयोडीन ही बोलेंगे बस। ट्राई हेप्टाफ्लोराइड, सॉरी 7 है तो हेप्टा हो गया, हेप्टा फ्लोराइड। अगर मैं Cl2O की बात करूं तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो इसको बोलेंगे डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड या फिर ऑक्साइड बोलो, मोनोऑक्साइड बोलोगे ज्यादा सही है, लाइक दिस। मैं N2O3 की बात करूं तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको मैं बोलूंगा डाई नाइट्रोजन, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। SO2 तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ये है तो इसको तो सल्फर ही लिखूंगा मैं। 2 ऑक्सीजन है तो डाई ऑक्साइड, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है तो सल्फर। 3 ऑक्सीजन है तो ट्राई ऑक्साइड। तो आइड सफिक्स लगता है, और किसके लिए? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नॉन मेटल के बीच में, तो उसका ज्यादा, उसको सफिक्स की फॉर्म में आइड के साथ यूज करते हैं। दैट्स ऑल। ये छोटी सी चीज थी, वेरी सिंपल थिंग, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन ये भी है, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन डिटेल आपका कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा बचा है एक डिफरेंट स्केल्स फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट स्केल हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव वैल्यू है, और पोलिंग स्केल, मोलिकुलर स्केल,
ऑल्टरनेट रोचर स्केल है ना, सैंडरसन स्केल, ये डिफरेंट स्केल्स हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव मेजर करने के। एक स्केल देखेंगे हम लोग। और इसके अलावा बोर्न हेबर साइकिल है, उसके लिए कुछ एंथैल्पी देखनी पड़ेगी। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, एंड दीज थिंग्स आर रिमेनिंग। बाकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपकी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इस लेक्चर को यहीं पे विराम चिन्ह देते हैं दोस्तों। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जगमगाते रहो। कीप वर्किंग डे एंड नाइट, burn the midnight oil. Day will come when you will arise like, you will come out like the superstar. You will come out like the true winner in your life. Let us say bye bye right now. Thank you very much. Well, this is time to stop. Thank you very much once again. Jai Hind, Jai Bharat.